हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग सोशल स्टडीज भी बोलते हैं, उसके जो है इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की यहाँ पर मैं टेस्ट लेने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पूरा ये लेक्चर देखना है। इस लेक्चर के बाद में आप लोगों के लिए टेस्ट भी है। जो बच्चा इस पूरे सेशन को देखेगा, उसके आधार पर एक टेस्ट आपके लिए बनाई गई है, जिसको आप लोग जो है ऐप के ऊपर में अटेम्प्ट करके बढ़िया तरीके से अपनी रिविजन को जो है कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को जो है जांच सकते हो। तो पूरा सेशन आप लोग देखिए अच्छे से। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो भी बच्चा बेस्ट परफॉर्म करेगा उस टेस्ट के अंदर में, उनके जो है टॉप 20 लोगों के कल मैं नाम भी लेकर आऊंगा, उन लोगों के कि किसने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। तो पूरा सेशन देखिए आप लोग, ताकि आप लोगों की खुद की जांच हो सके अच्छे से। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोट आप लोगों के लिए। इफ आई हैव द बिलीव दैट आई कैन डू इट, अगर आपके अंदर में एक बिलीव है कि आप कर सकते हो, आई शैल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट। ठीक है, आप जो है वो कैपेसिटी को एक्वायर कर लोगे, आपके अंदर में वो क्षमता आ चुकी होंगी। इवन इफ आई मे नॉट हैव इट एट द बिगिनिंग, अगर आपके पास में वो क्षमता बिगिनिंग में नहीं भी है, अभी फिलहाल में नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वो कर सकते हो, तो आपके अंदर में वो क्षमता आ जाएंगी। आप लोग देखिए, बड़े बड़े जो लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग थे, आइंस्टाइन को आप ले लीजिए, क्लर्क थे वो, ठीक है, एक जो है पेटेंट ऑफिस के अंदर में काम करते थे, पेटेंट ऑफिस के अंदर में। लेकिन जब उन्होंने अपने अपन में विश्वास किया और जब उन्होंने सभी गाइडेंस को सही से फॉलो किया, तब जाकर देखिए वो एक कहां से एक जो है पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया उनका, उनके जीवन का। तो आपको पहले बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर में मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अंदर में सारी कैपेसिटीज आ सकती है, सारी एबिलिटीज आपके अंदर में आ सकती है। अगर आप लोग एग्री करते हो तो जल्दी से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बता देंगे बिल्कुल। और सेशन को जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। पहले क्वेश्चन और नंबर के साथ में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मैं आपको पूरा का पूरा करवाऊंगा। पूरा सेशन देखना अच्छे से, ऐसा समझिए आज आपकी जो है एग्जाम हो रही है। ठीक है, चलिए आपको बताना है पांडुलिपि और शिलालेखों में से जो है वो कौन सा वाला जो है कथन यहाँ पर में गलत है। आप लोग चुनिए जल्दी से। पहले ही क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों के ऊपर में गुगली फेंकी गई है। ठीक है, नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, ये नवरात्रि जो है ना, 9 दिन आप लोग मेहनत इस तरीके से कीजिए कि ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोगों की इतनी ज्यादा प्रिपरेशन हो जाए कि 90 दिन के बराबर आप पढ़ाई कर लो। छोटे छोटे से मूवमेंट्स होते हैं, इनको पढ़ाई का त्योहार बना दीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड, मैन्यूस्क्रिप्ट पर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, जो पांडुलिपियां होती थी आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही बात है, ताड़ के पत्तों पर या भुर्ज नाम के पेड़ की सतह पर लिखी जाती थी। ठीक है, भुर्ज नाम के पेड़ के जो बार्च होता था, उसकी जो आप लोगों का छाल होती थी, उस पर लिखी जाती थी। इंस्क्रिप्शन जो है वो हार्ड सरफेस पर लिखी जाती थी। बिल्कुल। और 81% लोगों ने जो है फ्रेंड्स ए आंसर लगाया है, 81% लोगों ने। और मैं आपको बता दूं, ए गलत आंसर है। लो कर लो बात, कितने लोगों का गलत हो गया भाई? तुमने गलत देखा ही नहीं, यहां पर मैं इनकरेक्ट पूछा था आप लोगों से। ठीक है, मोए मोए हो गया। कितने लोगों का हुआ मोए मोए? इसी वजह से आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूं। दोनों के दोनों गलत है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। केवल कितने लोगों ने, 8% लोगों ने सही आंसर लगाया है, इसी वजह से इतना कम रिजल्ट आता है। ठीक है, तो दानिश सर टीचिंग परीक्षा पूरी टीम आप लोगों को यहाँ पर मैं मेहनत करा रही है आप लोगों के लिए। पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए। तो जितने भी लोगों का गलत हो गया था, अब अगले बार से जो है ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा पूरे 50 क्वेश्चन के अंदर में अपने आप माइंड को ट्रेन कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए। भूर्ज नाम के पेड़ की छाल पर जो है आप लोगों के पांडुलिपियां लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट भी इसको कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर में मेनू का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। मेनू का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके आप लोगों ने बताना है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और मेनू का मतलब होता है हाथ। लिखते जाएंगे आप लोग कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। 3 मिनट में 500 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हम लोग 1000 का आंकड़ा जो है पार कर सकते हैं। हर एक बच्चा अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में ट्राइबल पीपल कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स। जो आदिवासी लोग रहते थे, ठीक है, उन्होंने अपना रिटर्न रिकॉर्ड रखा है। वो लिख कर रखते थे अपना सारी चीजें। क्या ये बात सही है? दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन। उन्होंने अपना जो कस्टम है, जो उनकी परंपराएं थी, वो मौखिक रूप से संरक्षित रखी है। अब देखिए, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, या तो लिख के रखा होगा या तो ओरल ही रखा होगा। जैसे आपके परिवार में होता है ना, कि शर्मा जी का परिवार के अंदर में जो नई बहू आएंगी, वो जो है वो दरवाजे के ऊपर में अपने दोनों हाथों से और अपने दोनों पैरों से निशान बनाएंगी। ठीक है, अब पैरों से कैसे बनाएंगी पर पता नहीं, लेकिन बना लेंगी, चलो ऐसा रख लिया मान लो। ओके, उसके बाद में वो जो है वो जो लोग जो है चावल गिराते हैं, वो एक फुटबॉल से जोर से शॉट जो है वो फुटबॉल का शॉट मारेंगी पैर से। ठीक है, ये परंपरा है। अब मान लो कि वो लिखा हुआ कहीं नहीं है, एक सास ने अपनी बहू को बताया, फिर उसने अपनी बहू को बताया, फिर उसने अपनी बहू को बताया। इसको बोला जाता है, आपका जो कस्टम है उसको ओरली ट्रांसमिट करना, ओरल, मौखिक रूप से आगे बढ़ाना। ठीक है,
तो पहला वाला जो है यहाँ पर में आप लोगों का गलत है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखा, तो आपका ओनली 1 ट्रू गलत हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन। उसके बाद में दूसरा वाला देखिए, रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं को उन्होंने जो है संरक्षित रखा है ओरली, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में सर आपको बहुत सारा नॉलेज, आपकी शादी हो गई है क्या? ठीक है, मतलब इन सारी चीजों के नॉलेज के लिए शादी होना जरूरी है क्या? अब मेरे को मान लो कि मेरे को युगांडा की आदिवासियों के बारे में पता है, तो क्या मैं युगांडा के आदिवासियों के उधर में से उठ के थोड़ी आया हूँ? ठीक है, अरे पढ़ाई की है, देखा है लोगों को कई बार, इससे भी सीखना पड़ता है ऑब्जर्वेशन से। चलिए, तो इन लोगों ने जो है फ्रेंड्स क्या किया है, अपना कोई जो है रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखा था, ट्राइबल लोगों ने, आदिवासी लोगों ने ये कस्टम को ओरली ट्रांसमिट करते थे, मतलब मौखिक रूप से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बताती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। अशोका जो है वो पहला शासक था जिसने अपने मैसेज को जनता तक इंस्क्रिप्शन के थ्रू पहुंचाने की कोशिश की। मोदी जी अपना मैसेज कैसे पहुंचाते हैं जनता तक? टीवी के माध्यम से। भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से, ठीक है, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के, 200 रुपए के सब नोट जो है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो टीवी पर आके पहुंचाते अपना मैसेज। अब उस समय टीवी थी नहीं, तो अशोका जो है वो अपने मैसेज इंस्क्रिप्शन, मतलब कि इस तरीके से शिलालेखों के ऊपर में लिख के पहुंचवाता था, ठीक है, ताकि लोग उसको पढ़ सके। ओके, तो अशोका पहला शासक था, बिल्कुल सही बात है, जिसने अपना इंस्क्रिप्शन इस तरीके से पहुंचाया। ओके, उसके बाद में मोस्ट ऑफ अशोका के इंस्क्रिप्शन जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। जो पहले जैसे आज हिंदी में हम लोग बात कर पाते हैं ना, वैसे उस समय में प्राकृत भाषा बहुत ज्यादा फेमस थी। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जैसे ये कौन सी लिपि है, स्क्रिप्ट कौन सी है? ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, अ आ ई ई। ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ये रोमन स्क्रिप्ट है, वैसे ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। ठीक है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखते थे, ये बिल्कुल सही है, भाषा प्राकृत और स्क्रिप्ट ब्राह्मी, तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, और बिल्कुल ये सारे एग्जाम्स में आपके काम आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपको, ठीक है, आप लोगों को काम में आने वाला है हर एक एग्जाम के अंदर में। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत हो जाएगा, क्योंकि दोनों आप लोगों के सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। जल्दी से एक बार जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी करते रहेंगे यहाँ पर, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे और भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो करवाते रहे हम लोग। 50 क्वेश्चन है टोटल हमको करना है। बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी जो है फ्रेंड्स वो वीर शैव आंदोलन के, ठीक है, वीर शैविज्म जो था, वीर शैव वाद के प्रतिपादक थे, उसके संस्थापक थे। ठीक है, वे कर्मकांड और मूर्ति पूजा के खिलाफ है। ठीक है, वो कर्मकांड और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। सर की शादी में पूरी सोशल आर्मी जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल आएंगी यार, सोशल आर्मी पूरी की पूरी। चलिए, बताइए यहाँ पर में कर्मकांड और मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तो आप लोगों का जो है बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी, इन्होंने वीर शैव आंदोलन शुरुआत की थी। कौन से राज्य में स्टार्ट किया था? कर्नाटक के अंदर में। ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्होंने महिलाओं की इक्वेलिटी की बात की, उन्होंने जो है सभी जो जातियां है उनके उनको समानता देने के हित में बात की, उन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ बात की, मूर्ति और कर्मकांड के भी खिलाफ थे, ये मूर्ति पूजा कर्मकांड के भी खिलाफ थे। तो दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। आप लोगों से सही पूछा है क्या भाई? देख लो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ भी हो सकता है, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। ओके, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, वीर शैव आंदोलन कौन से राज्य में स्टार्ट हुआ था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। देखो, एक्टिविटी आप लोग करोगे आज के दिन जो है पूरा का पूरा समर्पित कर दो अपने आप को इस लेक्चर के प्रति। कमेंट करते जाओ, चाहे लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, हर बच्चा जो है अपने आप को समर्पित कर देगा यहाँ पर। मैं जो जो पूछ रहा हूँ, कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था 12वीं शताब्दी के मध्य में। बासवन्ना इसके संस्थापक थे, अपने साथी अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये इक्वेलिटी के पक्ष में थे, ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ थे, क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारधारा में कास्ट सिस्टम और महिलाओं के साथ में जो है इल ट्रीटमेंट होता था। ये रिचुअल और वर्शिप, मतलब कि कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। ठीक है, चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन, जब भारत के संविधान को पहली बार अपनाया गया उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी? मतलब कि जब भारत का संविधान अपनाया गया, भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को। ओके, तो उस दिन जो है वोट देने की उम्र कितनी थी, मिनिमम एज? उसी को आप लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हो। तो उस समय एज थी 21 साल। बट आज प्रेजेंट में ये एज कितनी है, ये भी बता दीजिए आप लोग। प्रेजेंट में ये एज जो है फ्रेंड्स 18 साल हो गई है, बिल्कुल ठीक है, 18 हो गई है। ओके, पहले 21 थी, अब 18 हो गई है। ये आप लोगों का क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई के अंदर में, डी ट्रिपल एसबी के अंदर में, ठीक है, आप लोगों का यूपी टेट के अंदर में, आप लोगों का, ठीक है, यूपी के कई सारी और दूसरी जो एग्जाम्स है उसके अंदर में,
ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो पहले जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की उम्र 21 साल थी, अभी 18 कर दी गई है, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। वो संविधान संशोधन कौन सा था जिसके जरिए 21 से 18 की गई? वो था 61वें नंबर का संविधान संशोधन, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 61वें नंबर का संविधान संशोधन था, 1988 में किया गया था ये काम। उससे पहले तक 21 वर्ष के वो लोग ही दे पाते थे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन, 5 में से 5 कितने लोगों के सही हुए, हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा। और हमारा ध्यान ही नहीं रहा यार, हम लोग 10 मिनट के अंदर में पहला टारगेट अचीव कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट है हमारा 1000 लाइक का। सभी के सभी बच्चे एक साथ जो है फ्रेंड्स अपना यहाँ पर में योगदान दे देंगे जल्दी जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी प्रणाली भारत द्वारा अपनाई गई है? भारत के अंदर में कौन सी वाली सरकारी प्रणाली है? चलिए बहुत सारे बच्चे जिनके 5 में से 5 आया है, कई सारे बच्चे जिनके 4 सही हुए हैं। अभी भी आपके पास में पूरा का पूरा मौका है फ्रेंड्स, ठीक है। सरकारी प्रणाली भारत द्वारा अपनाई गई है, प्रेसिडेंशियल एंड यूनिटरी। क्या भारत के अंदर में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्टली होता है? नहीं होता है, ठीक है। यूनिटरी मतलब क्या भारत में एक ही सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें नहीं है क्या? है ना। तो हमारे भारत में यूनिटरी नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे भारत में। और पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में संसद का चुनाव होता है। हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है, आप लोगों को पता है। हम संसद को चुनते हैं और संसद में जिसके पास में ज्यादा संख्या होती है उसकी सरकार बनती है, ठीक है। अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है केंद्र में। तो पार्लियामेंट में उनके पास में ज्यादा नंबर है, इसी वजह से उनकी सरकार बनी है। और फेडरल का मतलब होता है एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना, एक से ज्यादा स्तर पर सरकार है, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर लोकल गवर्नमेंट भी है। तो ये वाला हमारे भारत के अंदर में स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का फ्रेंड्स, 2 बार एग्जाम के अंदर में आ चुका है, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से करते रहिए। 85% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 7वें नंबर का क्वेश्चन, अशोका वाज द मोस्ट फेमस मगध रूलर। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। चैलेंज है आप लोगों के लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अशोका जो है क्या वो मगध का शासक था? ठीक है, आप लोगों को बताना है। अशोका के इंस्क्रिप्शन जो है वो पाली भाषा में लिखे थे क्या? आपको बताना है। अभी जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो कर पाएगा अच्छे से। अशोका वाज द ओनली किंग जिसने जो है वो युद्ध को त्याग दिया था, जीतने के बाद में भी युद्ध को त्याग दिया। कलिंग का युद्ध जीता और उसके बाद में बोला कि अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल सही बात है, ये एकमात्र राजा है जिसने जीतने के बाद में भी जो है त्याग दिया था। कलिंग का युद्ध जीता, देखा कि इतने सारे लोग मर गए, ठीक है, तो उसका हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया। उसने बोला यार अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, जीतने के बाद में भी अब युद्ध नहीं लड़ने का निर्णय लिया। अकेला राजा एकमात्र, तो ये सही है आपका। बाकी ये 2 गलत है। क्यों? अशोका जो है वो मगध का राजा नहीं था। कौन सा राजा था अशोका? अशोका मौर्य शासक था, मौर्य वंश का, मौर्य, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और पाली भाषा में नहीं, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे इसके, प्राकृत। ये 2 पॉइंट याद रखने। सभी लोग अपने अपने जो है कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख देंगे फ्रेंड्स। ये दोनों गलत है। आपसे सही वाला पूछा है ना, तो आंसर क्या होगा कि यहाँ पर में देख लीजिए आप लोग, ए और बी जो है वो इनकरेक्ट है और सी सही है, तो आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 67% लोगों ने सही आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है प्रैक्टिस की जाती है भारत में, ठीक है। हमारे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, इधर भाग, नॉर्थ ईस्टर्न भाग में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ठीक है, स्थानांतरित खेती होती है। स्थानांतरित खेती और खानाबदोश पशुपालन आदिम निर्वाह कृषि के उदाहरण है। अब पहली बात तो ये आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है इसको समझो आप लोग। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया ना, वो समझ जाएगा बाकी सारी चीजें। आदिम के अंदर में एक शब्द है आदि। आदि का मतलब होता है पुराना। आप लोगों ने आदि मानव का नाम सुना होगा ना, कितने लोगों ने सुना है आदि मानव का नाम? आदि मानव मतलब पुराने जमाने के इंसान। तो आदिम का मतलब ही होता है पुराने जमाने में। पुराने जमाने में अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती थी, उसको आदिम निर्वाह कृषि कहते थे। प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने की, सब्सिस्टेंस मतलब अपने निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो खेती की जाती थी। तो पुराने जमाने में लोग जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि पुराने जमाने से ही लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूम घूम कर खेती करते थे। आज के समय तो आप लोग एक ही जगह पे रहकर खेती करते हो, ठीक है। इसके अलावा नोमैडिक हर्डिंग, पशुपालन, अपने जानवरों को लेकर इधर उधर घूमते रहना, जहां जहां चारा मिलता है उनको इधर उधर लेके घूमते रहना। तो ये भी एग्रीकल्चर में, नोमैडिक एग्रीकल्चर का ही पार्ट था ये आपका, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का ही पार्ट था ये भी। तो दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। भारत के उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर में झूम की खेती की जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। स्थानांतरित खेती जिसको झूम की खेती कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत के अंदर में, ठीक है, ये भी सही है। और ये दोनों शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग मतलब स्थानांतरित खेती, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह खेती के लिए घूमते रहना। और खाना बदोश, खाना बदोश का मतलब होता है घुमंतु, एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेकर घूमते रहना। तो ये आपके आदिम निर्वाह कृषि के ही प्रकार है। तो दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 आर
ट्रू, ऐसे आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स कि स्थानांतरित खेती जो है आप लोगों का इसको कर्तन और दहन की खेती भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग स्लैश एंड बर्न भी कहते हो। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरित खेती, क्यों? क्योंकि पहले क्या किया जाता है, वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है, इस तरीके से काट दिया जाता है पहले, फिर जो नीचे में बच गया हिस्सा है उसको जला दिया जाता है। तो पहले स्लैश किया फिर बर्न किया, इसी वजह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, सभी हर एक बच्चा कमेंट में लिख देगा जल्दी से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। ठीक है, कर्तन और दहन की खेती कहा जाता है। लिखो सभी लोग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जिंदगी भर आपको काम आएगा। सीटेट के बाद में भी आप लोगों को बीपीएससी टीआरई अगर आप दे रहे हो, DSSS भी दे रहे हो, उसके बाद में भी अगर आप अधिकारी लेवल की एग्जाम दे रहे होंगे तब भी काम आएगा आप लोगों को ये। कर्तन और दहन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है इसको। पहले काटते हैं और जो बच जाता है उसको जला देते हैं, कर्तन और दहन की खेती। मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है आज का वो कंप्लीट हो जाएगा। हर एक बच्चा एक एक जगह पे एटलीस्ट जो है वो शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे अपना अपना योगदान दे दीजिए। सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से। जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन पूरा देखना है क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए टेस्ट का इंतजाम किया गया है इसके बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का। यहाँ पर मैं बोला है बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, 19वीं शताब्दी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। जो गैर ब्राह्मण जातियां थी, मतलब गैर ब्राह्मण जातियां मतलब जिनको छोटी जाति समझा जाता था। ठीक है, गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण लोगों को बड़ा समझते थे, बाकी लोगों को छोटा। तो गैर ब्राह्मण जातियों ने भी अपने खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया। क्या ये बात सही है, हाँ या ना बताओ आप लोग। बस एक बात बता दो मुझे, क्या ये बात सही है कि 19वीं शताब्दी के दूसरे अर्ध तक, मतलब कि 1850 के बाद में गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर में भी अपने खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी थी? सही बात है। ठीक है, कई सारे आंदोलन हुए। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुई, गुरु घासीदास जी ने इसकी शुरुआत की थी। सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? गुरु घासीदास जी ने। एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया आपका, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बन गया। इन्होंने कौन से लोगों के साथ में काम किया? चमड़े का काम करने वाले जो मजदूर थे उन लोगों के लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, उनके बीच में रहकर काम किया। ठीक है, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधार लाने के लिए काम किया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर में क्या है? सही है। ठीक है, ए भी सही है, दूसरा भी सही है, और बी जो है वो ए का एग्जाम्पल है। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। देखो, छोटी जाति जो थी, गैर ब्राह्मण जातियां जो थी, उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई, उसका एक एग्जाम्पल है सतनामी आंदोलन। कितने लोगों का सही था ये भाई? मतलब कितने इंटेलिजेंट हो गए यार टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थी यहाँ पर में, परीक्षार्थी। देखिए यहाँ पर में 82% लोगों ने सही आंसर लगाया है, 82% लोगों ने, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। 82% लोगों ने सही आंसर लगाया। जितने भी लोगों का सही हुआ था हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। तो ये दोनों सही है, बी जो है वो ए का एग्जाम्पल है। बहुत बहुत खूब फ्रेंड, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। ठीक है, तो सेकेंड हाफ में 19वीं शताब्दी के नॉन ब्राह्मण कास्ट जो थी उन्होंने ऑर्गेनाइज हुए, अपने लिए अधिकारों की मांग करने लगे। उसी का एक एग्जाम्पल है सतनामी आंदोलन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ज्योतिराव फुले के बारे में है। ज्योतिराव फुले ने, ठीक है, जो निम्न जातियां थी उनकी दशा को लेकर एक किताब लिखी 1873 के अंदर में। ठीक है, वो किताब का नाम था गुलामगिरी। ठीक है, वो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है उन्होंने किसको समर्पित की थी? किसको समर्पित की? अमेरिका के सिविल वॉर के जो लोग थे, जिन्होंने अमेरिका में सिविल वॉर किया एंटी स्लेवरी के लिए, मतलब स्लेवरी के, गुलामी के खिलाफ, ब्राह्मो समाज रिफॉर्मर्स के लिए, भक्ति सिंगर्स के लिए, नेशनलिस्ट और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ऑफ इंडिया के लिए उनको समर्पित किया। किसको किया इन्होंने? तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ज्योतिराव फुले जो है उन्होंने 1873 के अंदर में जो अपनी पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, वो उन्होंने अमेरिका के जो लोग थे जिन्होंने आंदोलन किया था उनको समर्पित कर दी। ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था। उन्होंने समर्पित इसलिए की ताकि भारतीय लोग जो है जागरूक हो सके, भारतीय लोगों के अंदर में जागरूकता बढ़ सके। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट जो थे अमेरिका के, उनको समर्पित कर दी ताकि उनकी प्रेरणा लेकर भारत के अंदर में भी ऐसे ही आंदोलन हो सके। इट्स जस्ट लाइक के जो है आपकी पत्नी आपके पास आकर जो है बाजू वाले पति की तारीफ कर रही है, देखो वो कितना अच्छा पति है, ऐसा पति भगवान सबको दे। ठीक है, तो आपके अंदर में भी वो जगेगी ना कि यार मेरे सामने मेरी पत्नी जो है वो दूसरे के पति की तारीफ कर रही है। ठीक है, तो आप भी जो है फिर, मतलब वो बेसिकली क्यों कर रही है अपने पति के सामने दूसरे के पति की तारीफ? ठीक है, क्योंकि वो चाहती है कि उसका पति भी उसको लाकर डायमंड की रिंग दे। ठीक है, उसको डिनर पर लेकर जाए, मूवी दिखाने लेकर जाए। ठीक है, उस लिए, तो इसीलिए उन्होंने समर्पित किया था। ये याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आपका। तो ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक कौन से साल में लिखी थी, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से।
671 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, हम लोग 1000 लाइक्स के जो है पास में पहुंच रहे हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, हमारा जो सेकंड टारगेट है, आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना अपना योगदान जो है वो देते रहेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं आपका बोला गया है 20 अगस्त 2023 को पूछा गया क्वेश्चन था, लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब। देखो, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे जाते हैं। देखिए ये जो होते हैं ना, ये जैसे आड़े जो सर्कल होते हैं ऐसा जो अराउंड में होते हैं, हमने ग्लोब पर जो बनाया है उनको बोलते हैं, ठीक है, अक्षांश। और देशांतर होता है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो अर्धवृत्ताकार जो होता है, सेमी सर्कुलर। ये एक्चुअल में हमारे अर्थ पर नहीं है, हमने हमारे रेफरेंस के लिए ग्लोब पर बनाया है। ठीक है, जगह की पहचान करने के लिए। ठीक है, तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे जाते हैं, सही है। ठीक है, अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है झुकी हुई है, बिल्कुल वैसे ही ग्लोब भी झुका हुआ है। अगर मैं आप लोगों को ग्लोब जो है फ्रेंड दिखा सकूं यहाँ पर मैं, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं ग्लोब जो है ये भी झुका हुआ है ऐसा, इस तरीके से, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, झुका हुआ है, देख रहे हो आप लोग, देखो ऐसे झुका हुआ, गोल 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 घूम रहा है, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, झुका हुआ। तो ग्लोब झुका हुआ है, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी ग्लोब हो सकता है। ठीक है, तो ये सही है, अपनी झुकी हुई अवस्था में। ए और बी जो है वो होना चाहिए। यहाँ देखिए ए नहीं है, यहाँ बी नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद में यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, इट इज ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। मतलब जैसी हमारी पृथ्वी बिल्कुल वैसा ही, जैसे हमारी पृथ्वी होती है ना, बस उसका ट्रू मॉडल है, मतलब उसका छोटा मॉडल, पृथ्वी जैसा ही दिखता है बिल्कुल। ठीक है, पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप, ट्रू मॉडल बोला जाता है उसको, वास्तविक प्रतिरूप। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए बी और सी सही है। ये अंडाकार नहीं होता है, ये जियोइड शेप का होता है, जियोइड। जियोइड, हमारी पृथ्वी का शेप का नाम क्या है? जियोइड है, भू आब। ठीक है, भू आब नाम है हमारी पृथ्वी के शेप का, भू आब। तो भू आब शेप का है ये याद रखना था आप लोगों ने। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी। ठीक है, ए बी और सी जो है यहाँ पर में सही है आपका, ए बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने परसेंट लोगों ने? 74% लोगों ने सही आंसर दिया है। 700 ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, हम लोग जो है धीरे धीरे वहां हमारे टारगेट की तरफ में पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलिए, गुड। तो ग्लोब जो है वो ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है हमारे अर्थ का, ये याद रखना है आप लोगों ने। पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ। यह गतिविधि जो बच्चों जो कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादन में बदलती है, क्या कहते हैं? कच्चा माल मतलब जो नेचर से प्राप्त होता है उसको कच्चा माल कहते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि आपने खेती की, ठीक है, तो जो भी आपको मिला वो कच्चा माल है। अगर आपने मान लीजिए कि वो गेहूं को ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो अधिक मूल्य का उत्पादन बन जाएगा, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी होती है कच्चे माल का उत्पादन, और सेकेंडरी एक्टिविटी होती है कच्चे माल को कोई अधिक मूल्य वाली वस्तु में बदल देना। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 74% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए, तो द्वितीय कार्यकलाप में कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 13 नंबर का क्वेश्चन, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये आप लोगों को बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो विटीकल्चर जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो विटीकल्चर, वीटी, ठीक है, विटीकल्चर जो है ये होता है आप लोगों का अंगूर की खेती। ठीक है, अंगूर की खेती, ये कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर में। विटीकल्चर मतलब क्या होता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे सभी लोग। ठीक है, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीड़ों का पालना ताकि रेशम बनाया जा सके। ठीक है, पीसी कल्चर का मतलब होता है आपका, ठीक है, फिश फार्मिंग, जो फिश मछलियों का पालना, फिश फार्मिंग बोलते हैं इसको। आर्टिफिशियली फिश को पालते हो आप लोग ताकि और ज्यादा फिश उगाई नहीं जा सके, फिश की संख्या बढ़ाई जा सके और फिश को बेचा जा सके। फिर हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल और फ्रूट्स को उगाना। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। अभी मैंने आपको सारी जोड़ियां बता दी है, अब आप लोग आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। कमेंट में आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, सभी लोग कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे आप सभी। ठीक है, और पूरा सेशन देखना है आप लोगों के लिए, टेस्ट भी है। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी बच्चों ने सही आंसर किया था हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है आप लोगों का सारी चीजें। ठीक है, चाहे कोई भी कुछ चीज उगा रहे हो या एनिमल को पालन कर रहे हो आप, ये एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया आपकी। बाकी और इसको और चीजों में बांटा जा सकता है, वो आप लोगों को मैंने अभी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये आप लोगों का है, ठीक है, क्वेश्चन सीटेट की एग्जाम के अंदर में आया था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि मिलिट्री पे मास्टर, मुगल काल के अंदर में मिलिट्री पे मास्टर किसको कहा जाता था? तो देखो, सैनिक वेतन अधिकारी जो सैनिकों को वेतन देता था उसको कहते थे बख्शी। ठीक है, बख्शी कहा जाता था उसको। ठीक है, इसके अलावा सेना नायक को क्या कहा जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, फौजदार। ठीक है, और जो पुलिस कर्मी है, नगर का पुलिस कर्मी, उसको कहा जाएगा कोतवाल। जब सैयब है कोतवाल तो डर काहे का। पुलिस कमांडर मतलब कोतवाल। ठीक है, मिलिट्री कमांडर मतलब फौजदार। ठीक है, तो डी की जोड़ी लगनी है आप लोगों की 1 के साथ, सी की जोड़ी लगनी है 2 के साथ। तो डी की जोड़ी 1 के साथ सभी जगह पे लगी है, सी की जोड़ी 2 के साथ लगनी है, यहाँ 3 के साथ लगी थी, इसको काट दो, इसको भी काट दो।
ठीक है, तो आंसर देखिए आप पहुंचते जा रहे हो आप लोग, या तो आंसर 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है आपका आंसर। ठीक है, मिलिट्री पे मास्टर बख्शी कहते थे आप लोग, मैंने वो बता दिया आपको। ठीक है, तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगेंगी, एक ही जगह पे दिया हुआ है बस केवल, आंसर आपका हो गया 2। ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर में। ठीक है, ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ये आप यहाँ पर में देख सकते हो अच्छे से, इसको एक बार वापस से रिवाइज करते रहिए। मैं आपकी टेस्ट फिर से भी एक बार, आज आपकी जो टेस्ट है हो सकता है उसमें क्वेश्चन आ जाए। आपकी टेस्ट है ना, सबको पता है अभी। ठीक है, टेस्ट है थोड़ी देर में आप लोगों की। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, सभी महासागरों और समुद्रों का पानी खारा होता है, इसमें सबसे खारा पानी मृत सागर का है। अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता वह समुद्र में नहीं डूबेगा। ठीक है, वो इस समुद्र में मतलब कि मृत सागर में नहीं डूबेगा, वह पानी में ऐसे तैरेगा जैसे कि वह लेटा हुआ हो। ठीक है, मस्त पैकी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? मृत सागर के अंदर में या डेड सी के अंदर में कोई डूबता क्यों नहीं? ठीक है, मृत सागर के अंदर में कोई डूबता क्यों नहीं है? तो मृत सागर में इसलिए नहीं डूबते क्योंकि उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आपका, ठीक है, जो नमक है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है उसके अंदर में, इसी वजह से वहां पर में कोई डूबता नहीं है। डेड सी हैज अ हायर वाटर डेंसिटी। ठीक है, डेड सी हैज अ हायर वाटर डेंसिटी। ठीक है, जल का घनत्व तो बहुत अधिक है, उसके अंदर में नमक की मात्रा ज्यादा है। नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण जो है वो डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है वहां पर में। ठीक है, तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स कोई भी उसके अंदर में डूबता नहीं है। देखिए, मृत सागर जो है इजराइल में स्थित है। वैसे मैं आपको बता दूं, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर स्थित है ये। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है इजराइल में, तो इजराइल मान लीजिए आप लोग। ये डेड सी, इसके अंदर में अगर आपको डूबना भी है ना, आप जाके वहां पर में डुबकी लगा लो। ठीक है, आप नहीं डूबोगे उसके अंदर में, क्योंकि इसके अंदर में बहुत ज्यादा नमक की मात्रा है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो घनत्वता है, मतलब पानी की घनत्वता, पानी की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है इसके अंदर में, जिसकी वजह से आप नहीं डूबते। जितना ज्यादा खारा पानी उतना ज्यादा आपकी डूबने की चांस उसमें कम हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन और है, देखिए यहाँ पर में, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, डेली क्लास का जो पीडीएफ है वो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर मिल जाता है, तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग। देखिए, यहाँ पर मैं बताना है आप लोगों ने, गैरीसन किसी प्रमुख सैन्य स्टेशन को संदर्भित करता है जहां सैनिक समूहों में रहते हैं। गैरीसन किसको बोला जाता है? ये आपके जो है फ्रेंड्स 7th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गैरीसन उसको बोलते हैं, एक ऐसा किलेबंद नगर जहां पर में सैनिक लोग रहते हैं। ठीक है, तो गैरीसन जो है सैनिकों की रहने की जगह है, किलेबंद जगह जहां सैनिक रहते हैं। तो गैरीसन किसी भी प्रमुख सैन्य स्टेशन को संदर्भित करता है जहां सैनिक समूहों में रहते हैं। और ये किलेबंद बस्ती होती है। किलेबंद मतलब किला होता है, ताकि कोई बाहर से आकर उन पर आक्रमण ना कर दे। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? बोथ 1 and 2 आर ट्रू। गैरीसन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, गैरीसन पूछते हैं एक किलेबंद नगर जहां पर में सैनिक रहते हैं। ठीक है, सैनिक छावनी। तो गैरीसन नगर बोला जाता है एक ऐसी जगह को जहां सैनिक किलेबंद जो है तरीके से बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा किला बना दिया जाता है उसको। ठीक है, गढ़वाली बस्ती भी बोल सकते हैं इसको अपन। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट है आप लोगों का 7वीं शताब्दी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जाने जाते थे? बात हो रही है 7वीं शताब्दी की। तो 7वीं शताब्दी में जो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार होते थे, जो राजा की मदद करते थे, उनको सामंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सामंत। ठीक है, 7वीं शताब्दी में। फिर बाद में 7वीं शताब्दी के बाद में वो अपने आप को महासामंत और अलग अलग नाम से बुलाने लगे। ठीक है, अदरवाइज 7वीं शताब्दी तक इनको सामंत कहा जाता था। ठीक है, तो बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर जो होते थे, ठीक है, वो राजा के अधीन काम करते थे और इनको सामंत कहा जाता था। सामंत, सामंत मतलब जो राजा की मदद करते हो। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग जल्दी से। 800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, हर बच्चे ने भी अगर एक एक जगह पे शेयर कर दिया तो हम लोग 1000 पार कर जाएंगे। बिल्कुल पीहू जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, हर एक बच्चे ने भी शेयर कर दिया तो 1000 पार हो जाएगा। अपना अपना योगदान देते रहना है जल्दी से सभी लोगों ने। देखिए, अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला विशेषताएं मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण पहलू बन गई और पहली बार हुमायूं के मकबरे में दिखाई दी? तो हुमायूं के मकबरे के अंदर में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? पहली बात तो हुमायूं का मकबरा कहां पर में है? बताओ जल्दी से, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा आप लोगों को मिलेगा दिल्ली के अंदर में। एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बन गया। ठीक है, ये गार्डन स्टाइल में बना हुआ मकबरा था आप लोगों का। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसके अंदर में सेंट्रल टावर, वो डोम था, मतलब इस तरीके से एक बड़ा सा डोम था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और उसके अंदर में बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, जिसको आप पिस्तक कहते थे। अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको, इस तरीके के बड़े बड़े दरवाजे होते थे। ठीक है, जिसको पिस्तक कहा जाता था। तो मकबरों के अंदर में जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको पिस्तक कहते हैं। उसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि पिस्तक मतलब क्या? तो पिस्तक मतलब
आप बताओ जल्दी से, आप अपने शब्दों में लिख के बताओ, देखो देखते कितने लोग लिख पाते हैं। अपने शब्दों में लिखो कमेंट के अंदर में कि आपके हिसाब से पिष्टक मतलब क्या होता है। तो पिष्टक का मतलब होता है बड़े बड़े दरवाजे, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, टॉल गेटवेज, इनको पिष्टक कहा जाता है। तो बड़े बड़े दरवाजे और इसके अलावा गुंबद, ये जो होता है ना गुंबद, ये आपको देखने के लिए मिला हुमायूं के मकबरे के अंदर में। तो टॉल गेटवे जिसको पिष्टक कहा जाता है। इसके अलावा टॉम के ऊपर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इस तरीके से गुंबद, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिली। ये आपको हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले, मुगल आर्किटेक्चर में हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले देखने के लिए मिली थी। ठीक है। नाउ यह व्यवस्था क्या कहलाती थी जो किसानों को उपज का 20% कर चुकाने पर सुरक्षा प्रदान करती थी? 20% कर चुकाने पर सुरक्षा प्रदान करती थी। ये सिखों के द्वारा ली जाती थी। चलो मैं एक आपको दे देता हूँ हिंट, सिखों के द्वारा जो है 20% टैक्स लिया जाता था। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सिखों के द्वारा 20% टैक्स लेकर जो सुरक्षा प्रदान की जाती थी किसानों को, उसको राखी कहते थे, राखी व्यवस्था। ठीक है, 76% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राखी व्यवस्था आप लोगों की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर में किसानों से 20% टैक्स लिया जाता था उनकी जितनी भी उपज हुई है उसका, ताकि उनको सुरक्षा दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 50 क्वेश्चन है टोटल, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आंसर करना है। जैन और बौद्ध दोनों भिक्षु पूरे साल जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों के कई समर्थक और खुद जो है अधिक स्थायी आश्रय की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब वो घूमते रहते थे, उनको लगा कि अब यार अब एक जगह पे रुकना चाहिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने मठों का निर्माण किया। इन मठों को क्या कहा जाता था? ठीक है, विहार, स्तूपा, पगोड़ा, चैत्य, क्या कहा जाता था? देखिए विहार मतलब होता है रुकने की जगह, जहां आप विहारते हो, रुकते हो, ठहरते हो, तो विहार कहा जाता था इसको। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, उनके रुकने की जगह को विहार कहा जाता था, विहार। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका, विहार। तो पहले क्या होता था, जैन और बौद्ध भिक्षु लगातार जो है घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, लोगों को शिक्षा देते हुए। अब उनको महसूस हुआ कि वो एक जगह पे रहना चाहिए उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने विहार बनाने स्टार्ट किए। स्टार्टिंग के विहार कौन सी चीज से बने हुए होते थे? जो सबसे स्टार्ट, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम के अंदर में, स्टार्टिंग के जो विहार थे वो लकड़ी के बने हुए थे, लकड़ी के। ठीक है, लकड़ी के बने हुए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्टार्टिंग के, वुड के। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पुराने विहार लकड़ी के बने हुए होते थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। 779 782 अब लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, हम लोग 1000 के पास में पहुंचते जा रहे हैं। हर बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड देखिए, 24 घंटे के भीतर पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर पर घूमती है। ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी जो है वो कितना घूमेंगी 24 घंटे में? ठीक है, यहां पर मैं आप लोग इसको इस तरीके से कर लीजिए आप लोग। ठीक है, 360 डिग्री। ओके, तो पृथ्वी 24 घंटे में गोल घूमना है ना, तो गोल घूमना मतलब 360 होता है, 24 घंटे में 360। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं। अब देखो एक चीज समझो आप लोग, 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे जो है 360 डिग्री घूमने में उसको 24 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगा। ठीक है, 15 डिग्री, 15 डिग्री 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब ही होता है 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, तो अगर आपको 1 डिग्री में कितना घूमती है ये, तो 15 को इधर डिवाइड में भेज दो आप, तो 4 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 4, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। ठीक है, तो ये याद रखना है, हर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, और पूरे 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, अच्छा 324 घंटे में कितने मिनट होते हैं? चलो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, बोले जल्दी से, देखते कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, एक बार देखे तो, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आप लोगों ने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बताइए आप लोग जल्दी से, क्या होता होगा आप लोगों के हिसाब से 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? डायरेक्टली आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पर में एकदम। मान लीजिए कल जाके आप केबीसी में चले गए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो कितना आप लोग बताओगे जल्दी से? 800 से ज्यादा लाइक्स भी हो गए फ्रेंड्स आप लोगों के, बहुत बढ़िया। 1440, ठीक है, 1440 मिनट होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1440 मिनट होते हैं 24 घंटे के अंदर में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों ने, 1440 मिनट। ठीक है, अब अभी कमेंट के अंदर में हर एक बच्चा आंसर कर देगा ताकि याद हो जाए उसको हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आपको पता है कि नई वाली एनसीईआरटी आई है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी। कितने लोग चाहते हैं, हाथ ऊपर करके बताइएगा। ये पहला जो है फ्रेंड्स, सबसे अनोखा जो है, मैं यहाँ पर मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ। पूरे 500 क्वेश्चन टॉप, नई वाली जो एनसीईआरटी है उसके आधार, उसके ऊपर में आधारित महामैराथन, ये हर एक एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। नई एनसीईआरटी पर आधारित 500 क्वेश्चन आपके। नई एनसीईआरटी में क्या चेंज हुआ है, अब उसके ऊपर में एग्जामिनर क्वेश्चंस बना सकता है।
वो DSSB में भी पूछेगा, वो BPSC में भी पूछेगा, वो आपके BPSC कंबाइंड एग्जाम में पूछेगा, वो सुपर टेट में पूछेगा, वो यूपी टेट के अंदर में, AWS में, KVS के अंदर में पूछेगा वो, ठीक है, वो आप लोगों की UPSC के एग्जाम के अंदर में भी पूछेगा। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है, आप लोगों का बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है फ्रेंड इस सेशन को के लिए तैयार रहिए आप सभी लोग। नाउ, संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आप सभी लोगों ने। बिल्कुल सीटेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, एनसीईआरटी के अनुसार है पूरा। देखिए, संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ कुड स्टे इन देयर हाउस। संघ में शामिल होने वाले पुरुष और महिलाएं अपने घर में रह सकते थे। भाई संघ में रहना है तो अपने घर में कैसे रहेंगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, घर में थोड़ी रहेंगे वो लोग। दे हैड टू गो टू सिटीज एंड विलेज टू बैक फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर। उन्हें निश्चित, जब वो संघ में रहते थे तो एक निश्चित समय दिया जाता था, उस समय में वो क्या करते थे, ठीक है, जाते थे शहरों में और गांव में, और वहां से भीख मांग कर लेकर आते थे और वही खाते थे। बिल्कुल सही बात है। दे द स्लेव्स डिड नॉट हैव टू टेक परमिशन, मतलब जो गुलाम होते थे उनको अपने मालिक से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, गलत, लेनी पड़ती थी परमिशन। वुमेन जो है उनको अपने हस्बैंड से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, गलत, लेनी पड़ती थी। तो केवल बी सही है यहाँ पर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। कितना परसेंट लोगों का, 82% लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया है। तो देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कौन से वाली पुस्तक में दिए गए हैं, जल्दी लिखिए आप लोग। विनय पिटक के अंदर में, हर बच्चे ने लिख देना है, विनय पिटक। बौद्ध भिक्षुओं के संघ में रहने के नियम कौन सी पुस्तक में दिए गए हैं, विनय पिटक के अंदर में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों का, विनय पिटक के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड, स्पाइसेस और पेपर, प्रीशियस स्टोन के लिए फेमस था, सोने, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च इतनी ज्यादा फेमस थी कि उसको वहां पर में काला सोना कहा जाता था। आप बताइए कौन सा वाला पॉइंट सही है। दो स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया पीहू, बहुत बढ़िया तरीके से आप भी लिख रहे हो। चलिए बताते जाइए आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत के अंदर में सोने, मसाले और काली मिर्च, कीमती पत्थर बहुत ज्यादा फेमस थे, बिल्कुल सही है। और दक्षिण भारत की काली मिर्च तो इतनी ज्यादा फेमस थी रोमन एम्पायर में, ठीक है, रोमन साम्राज्य के अंदर में, कि उसको काला सोना कहा जाता था, ये भी सही है, ठीक है। सही वाला ही पूछा है आप लोगों से, तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। 81% लोगों ने सही आंसर दिया है इसका, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दक्षिण भारत सोने, मसाले, विशेषकर काली मिर्च के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। इसके अलावा काली मिर्च को क्या कहा जाता था रोमन साम्राज्य में, आप लोग लिख देंगे यहाँ पर में, ठीक है। ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता था। आकस्मिक रोजगार का मतलब क्या होता है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, जल्दी बताइए आप सभी लोग, ठीक है। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वर्कर्स आर नॉट गिवन यूनिफॉर्म एंड हैव टू कम इन कैजुअल वेयर। श्रमिकों को वर्दी नहीं दी जाती थी, वर्दी वाला कोई लेना देना नहीं है इससे। वर्कर्स हैव द चॉइस टू कमिंग टू वर्क व्हेनेवर दे वांट, ये भी कोई मतलब नहीं है। वर्कर्स आर कॉल्ड टू वर्क, देखिए वर्कर जो होते हैं ना उनको तभी काम पर बुलाया जाता है जब काम की जरूरत होती है, ठीक है, अदरवाइज उनको काम पे नहीं बुलाया जाता। इससे क्या होता है कि उनको तभी पैसा मिलेगा जब काम होगा। तो ये जो है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है ये, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे बार जो है वो केवीएस में और अलग अलग स्कूल्स के अंदर में भी कैजुअल एम्प्लॉयमेंट लिया जाता है, जब काम होता है तभी वो बुलाते हैं, अदरवाइज आपको कॉन्ट्रैक्ट पर के फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स ये सही है आपका, कि वर्कर जो है वो उनको तभी बुलाया जाता है जब काम होता है, अदरवाइज नहीं बुलाया जाता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आकस्मिक काम एक जो है अस्थायी काम होता है आप लोगों का, ठीक है। और इस काम के अंदर में आपको तभी बुलाया जाएगा जब काम होगा, अदरवाइज आपको काम पे नहीं बुलाया जाएगा, फिर आप काम का वेट करते रहोगे, ठीक है। तो तभी बुलाया जाता है जब कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता होती है। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की साहूकारी समितियों का एक संघ है, तवा मत्स्य संघ, जिन्होंने जो है एक राज्य में वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। मतलब वहां पर में जो लोग थे जिनको मछली पकड़ने का अधिकार चाहिए था, ठीक है, तवा मत्स्य संघ, मछली पकड़ने के अधिकार के लिए ये लोग लड़ रहे थे। कौन से राज्य में लड़ रहे थे मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए, मध्य प्रदेश में लड़ रहे थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, अपने मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, तवा मत्स्य संघ, मछली पकड़ने के अपने अधिकारों को लेकर ये लोग लड़ रहे थे, ठीक है। और कहां पर में, मध्य प्रदेश में, तवा नदी के ऊपर में, तवा नदी पर बांध बनाया गया था। तवा नदी, अब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ, तवा नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की, वो नर्मदा में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। ओके चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो तवा जलाशय क्षेत्र के अंदर में 1990 के दशक में मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर तवा मत्स्य संघ बनाया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स 50 में से 25 क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं ये बता देंगे मुझे, एटलीस्ट एक अंदाजे से बता दीजिए। अभी 25 में से कितने लोग टारगेट, ये जो है
चैलेंज एक्सेप्ट करते कि आगे के 25 में से मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। हर 1000 ग्राम पानी के अंदर में कितनी मात्रा नमक की मौजूद है उसको लवणता कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, 1000 ग्राम पानी लीजिए आप, उसमें कितना ग्राम नमक है, ठीक है, वो लवणता कहलाता है, सैलिनिटी। द एवरेज सैलिनिटी इज 40 पार्ट्स पर 1000, मतलब पूरे हमारे जो सैलिनिटी है वो 40 है, ऐसा बोल रहा है। गलत। हमारी जो सैलिनिटी है फ्रेंड्स पूरे पूरे अर्थ की, ठीक है, ओशियंस की, एवरेज सैलिनिटी 40 नहीं है। कितनी है कोई बता सकता है कमेंट करके? बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर में प्रिया रानी ने आंसर दिया है, और भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आंसर अब दे रहे हैं यहाँ पर में। 35 है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, 35, 40 नहीं है, 35 है। तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि आप लोगों से गलत वाला पूछा है यहाँ पर में, गलत वाला, ठीक है, तो ये गलत है। तो आंसर कितने लोगों ने किया है यहाँ पर में 2, ठीक है, 1, केवल 25% लोगों ने आंसर किया है, क्योंकि गलत वाला पूछा था उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है। आपसे गलत वाला पूछा था, गलत कौन सा है, तो दूसरा वाला गलत है भाई, ठीक है। तो मोए मोए कितने लोगों का हो गया? आपके दिमाग को प्रैक्टिस करवाई जा रही है यहाँ पर में। जो बच्चा ये लेक्चर्स देखेगा ना टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, वो बच्चा अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है, ठीक है, कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें सही करके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको करवाए जाए? हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा, और अपना अपना रिस्पॉन्स जो है वो लाइक्स के जरिए भी यहाँ पर में देते रहिएगा आप सभी लोग। तो लवणता का मतलब होता है 1000 ग्राम पानी में नमक की मात्रा, और महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, ठीक है, मतलब 35%, 35 जो है ग्राम होता है हर 1000 ग्राम पानी के अंदर में। जैविक खेती से क्या तात्पर्य है आप लोगों का, ये बताना है आप लोगों ने। जैविक खेती से क्या तात्पर्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आई थिंक शायद आप लोगों को आंसर दिख रहा है, ठीक है। जैविक खेती का मतलब क्या होता है फ्रेंड, चलिए ये आप लोगों के लिए। तो जैविक खेती का मतलब होता है नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। कोई केमिकल का इस्तेमाल आप लोग नहीं करते हो, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन का आप इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है। और केवल कॉटन नहीं बल्कि बहुत सारी बैगन उगन भी उगाए जाते हैं जेनेटिक खेती के जरिए, आप लोगों के जैविक खेती के जरिए। ओके, कुछ भी उगा सकते हो आप, जैविक खेती मतलब कुछ भी जो उगाना है वो उगा लो आप लोग, उसमें क्या आपका दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है। जैविक खेती के जरिए कुछ भी उगाया जा सकता है। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं एक काम करूंगा आप लोगों के लिए, एक बार फिर से दे दूंगा ये क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग रख लेते हैं, लास्ट में फिर से दे देंगे। चलिए तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सही है। जैविक खेती मतलब नेचुरल तरीके से की गई खेती। थैंक यू प्रियंका जी। दिए गए चित्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बताइए कि क्या दर्शा रहा है। तो सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके अंदर में ये बताया गया है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो ये आप लोगों का जो ज्वार भाटा आता है ना उससे रिलेटेड है। और जब ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनता है इस तरीके से, ठीक है, ट्राइंगल बनता है इनके बीच में, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, तो ये जो ज्वार भाटा आता है ना, इसको आप लोग बोलते हो नीप टाइड। और अगर ये सीधी रेखा में होते, सूर्य, पृथ्वी, ठीक है, अर्थ और मून, ठीक है, ये तीनों सीधी रेखा में अगर होते तो वो बनता स्प्रिंग टाइड, ज्वार भाटा, वृहद ज्वार भाटा भी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो अभी जो बन रही है स्थिति वो कौन सी है? नीप टाइड है, लघु ज्वार भाटा। ये बस याद रखना आप लोगों ने, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे में भी पूछा जा सकता है। 873 लाइक्स हो गए हैं, 1000 से बहुत ज्यादा पास में हम लोग, हर एक बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, जो है आपको बताना है कि कौन सा वाला कथन गलत है। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए आप लोग, सारे पॉइंट्स पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर में कि अरबी जो है, अरेबिक जो है वो भाषा थी एडमिनिस्ट्रेशन की दिल्ली सल्तनत में, पहला ही गलत हो गया। क्यों? आप लोग बताएंगे कौन सी भाषा थी, कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को आता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं लास्ट मंथ में। मैं चाहूंगा कि हर बच्चा टीपी ज्वाइन करे। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर जी। आप बस ज्यादा से ज्यादा जो है फ्रेंड्स, आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा और लेक्चर्स आपके लिए लिए जाएंगे, ठीक है। तो पर्शियन जो है फ्रेंड्स, पर्शियन या जिसको फारसी भाषा कहते थे, वो भाषा जो है इनकी भाषा थी। तो आपसे गलत वाला ही पूछा है ना, तो गलत वाला आंसर ये हो गया आपका पहला। बाकी के सही है। दिल्ली, दिल्ली वाल कहा जाता था, दिल्ली में जो सिक्के होते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया है। और दिल्ली सबसे पहले किसके समय में राजधानी बनी थी बताइए? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ये वाला सही है। आप लोगों को बताना है यहाँ पर में, दिल्ली सबसे पहले राजधानी किसके समय में बनी थी?
ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है, हर एक बच्चा कमेंट कर देगा जल्दी जल्दी से कि किसके समय में दिल्ली राजधानी बनी थी। ये पॉइंट पढ़ो और बताओ आप लोग। तोमर लोगों के समय में बनी थी। जिन भी बच्चों ने एक्टिविटी कर रहे हैं उन सभी का अभिनंदन, वो बच्चे आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं बिल्कुल। तो तोमर लोगों के समय में दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। दिल्ली सल्तनत की भाषा थी पर्शियन, फारसी भाषा। लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? तो एक लोकतंत्र जो है फ्रेंड्स एक ऐसा तंत्र है आप लोगों का जहां पर में, ठीक है, इक्वेलिटी होती है, समानता होती है लोगों के पास में। तो लोकतंत्र की मूल विशेषता है समानता। ये आपका 1 जनवरी 2022 के अंदर में पूछा गया प्रश्न है आपका। ठीक है, समानता, ये याद रखना है आप लोगों ने, इक्वेलिटी। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता लोकतंत्र की एक विशेष प्रमुख विशेषता होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ूं आप लोगों से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन सा वाला शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन बचे हैं। जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा जो है वो टारगेट लेगा कि भाई उसको 20 में से 20 स्कोर करना है यहाँ पर में। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, जो है 24-26 वाले जो है उन लोगों का सीटेड वैलिड रहेगा, आशुतोष द्विवेदी जी। ठीक है, अपेयरिंग के अंदर में भी सीटेड वैलिड है। नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। देखो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 है। अहिंसा जो है उनकी टीचिंग है, लेकिन वो 3 रत्न में नहीं है, वो उनकी टीचिंग है केवल। बुद्ध, धम्म, संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न है। बुद्ध, धम्म, संघ, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, बुद्ध, धम्म, संघ। और अहिंसा उनकी टीचिंग में है, लेकिन वो 3 रत्नों में नहीं है। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, याद रखना है आप लोगों ने, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये। चलिए, चीना वाला और चीना चट्टी, ठीक है, केरल में पाए जाते हैं, ये कहां से इन्फ्लुएंस है? जल्दी से बता देंगे आप लोग। 908 लाइक्स हो चुके केवल, और 909 हो चुके। अब केवल हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है करीब 91 लाइक्स दूर है केवल। हम लोग, हर बच्चा अपना अपना योगदान दे देगा तो हम लोग जो है हमारे टारगेट तक, एक टारगेट और हम लोग अचीव कर चुके होंगे। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा हर बच्चा। चीना वाला, चीना चट्टी शब्द केरल में जो है फ्रेंड्स पाया जाता है। तो चीनी जो है प्रभाव को दर्शाता है, चीन के, चाइनीज जो ट्रेवलर्स थे उनके प्रभाव को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि चीना वाला और चीना चट्टी जो है आप लोगों का जो उस समय में यूज होता था। ठीक है, तो चाइनीज जो है फिशिंग नेट जो है, ओके, उसको चीना वाला कहते हैं। तो फिशिंग के लिए जो नेट था वो हो सकता है चाइना से, चाइना के व्यापारियों ने लेकर आए होंगे। फ्राइंग पैन है चीना चिट्टी जिसको बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है चीन के व्यापारियों ने यहाँ पर लाया हो। अब इनमें से बताना है कौन सा वाला गलत कथन है। देखिए, नस्तलिक और शिकस्ते, ये एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। देखो, नस्तलिक जो है फ्रेंड्स ये लिखने की स्टाइल है, लिखने की कला है, ये डेंस होती है और ज्यादा डिफिकल्ट होती है। शिकस्ते जो है ये कर्सिव होती है और इजी होती है। देखो, शिकस्त जो है ना, शिकस्ते जब भी आ जाए तो समझ जाना कि ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। और नस्तलिक जो है ये इजी है। बस इतना आप लोग अगर याद रख लिए तो आपको हो जाएगा। तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो दोनों के दोनों क्या है, गलत है। दोनों के दोनों गलत है। अब बताओ आंसर क्या होगा। चलिए, अब आप लोग बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया, दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, नस्तलिक जो है वो कर्सिव राइटिंग में होती है और इजी टू रीड होती है। जो शिकस्ते होती है वो डेंस होती है, बहुत ज्यादा ऐसा पास पास में लिखा जाता है उसको, और डिफिकल्ट होता है उसको पढ़ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों, क्योंकि गलत वाला पूछा है आपसे। तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। ठीक है, 49% लोगों ने आंसर दिया था सही, और पढ़ा आप लोगों ने बराबर से, बहुत खूब। ठीक है, तो नस्तलिक जो है फ्रेंड्स आसान होता है पढ़ना, शिकस्ते जो है वो कठिन होता है पढ़ना। ठीक है, ना बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। ठीक है, और अपनी रचनाएं भी जोड़ी। गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसने की थी? ये पंजाबी जो लिपि है ना, बस बेसिकली मतलब वही है, पूछ रहा है ये, गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु अंगद, गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर जी। तो गुरु अंगद देव जी जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। सेकंड नंबर के गुरु थे ये। ठीक है, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। गुरुमुखी लिपि, आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद देव। ठीक है, ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि स्थापित की थी। तो जब भी आप पंजाबी भाषा में कुछ भी लिखा हुआ देखो तो गुरु अंगद देव जी को याद करना कि इन्होंने बनाई है ये लिपि। ठीक है, ये याद रखिए आप सभी लोग, इन्होंने बनाई है ये लिपि। नाउ फ्रेंड्स देखिए, अब ये एक और क्वेश्चन है आपका 35वें नंबर का क्वेश्चन, इसको बताइए आप सभी लोग। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, करीब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम चरक था। उन्होंने ह्यूमन बॉडी जो है उसमें बताया था कि 360 हड्डियां होती है।
चरक जो है फ्रेंड्स इस नतीजे पर इस वजह से पहुंचे थे क्योंकि उन्होंने दांतों को, जॉइंट्स को और कार्टिलेज को भी गिन लिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 2000 साल पहले चरक नाम के एक फिजिशियन हुए, ठीक है। चरक चरक जो है ये कनिष्क नाम का एक राजा था, उसके दरबार में दरबारी फिजिशियन हुआ करते थे। उनका मानना था कि 360 हड्डियां है। वो बात अलग है कि वो गलत थे, लेकिन उन्होंने 360 ही बोला था ना, इसी वजह से ये सही हो जाएगा। ये कैसे पहुंचे थे इस नतीजे पर? ये नतीजे पर पहुंचे थे कि उन्होंने दांत को, जॉइंट्स को और कार्टिलेज वगैरह जो होते हैं, आपकी उपस्थितियां जो होती है, उनको भी गिन लिया था उन्होंने उसमें। तो दोनों के दोनों सही है आपसे, ठीक है, दोनों सही है। तो आंसर होगा बोथ 1 and 2, बोथ 1 A and B आर ट्रू, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बोथ आर ट्रू। ओके, तो चरक संहिता इन्होंने लिखी है। चरक जो है करीब 2000 साल पहले थे। चरक कितने साल पहले थे, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों से। चरक कितने साल पहले थे? 2000 साल पहले। उन्होंने कितनी हड्डियां बताई थी, आप लोग बताइए, बट एक्चुअल में कितनी हड्डियां होती है? चलो, चरक ने कितनी हड्डियां बताई और एक्चुअल में कितनी हड्डियां होती है, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से, ठीक है। तो उन्होंने गलत बता दिया था, तो शायद उन्होंने दांतों को भी हड्डियों में ही गिन लिया था, जॉइंट्स को भी हड्डियों में ही गिन लिया था, ये कारण हो सकता है। 940 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। हर एक बच्चा अगर एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे बाद में देख रहे हैं इस सेशन को, वो लोग भी जरूर शेयर किया कीजिए। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी जो है इसको शेयर जरूर करिए, जहां भी शेयर कर सकते हो। कमेंट जरूर करते रहिए, जहां भी जो है टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, ताकि ऐसे और सेशंस आप लोगों को भी मिलते रहे। साल, सागौन, नीम, शीशम जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है कि किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत में नीम पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, सागौन की लकड़ी, साल की लकड़ी पाई जाती है। इससे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। ये हार्ड वुड होता है, कट जो है दृढ़ लकड़ी होती है। तो हमारे भारत में पाया जाता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भारत में। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन ये है, और इसी के एग्जाम्पल है आपका साल, टीक, नीम, शीशम वगैरह, ठीक है। इससे फर्नीचर भी बनता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भारत में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जंगल, भारत में ये जंगल पाया जाता है सबसे ज्यादा। इसमें कौन से पेड़ पाए जाते हैं? साल, टीक, नीम, शीशम, ये आपने देख लिया। इसमें कौन से जानवर पाए जाते हैं? टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर में बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर, ये सब पाए जाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, हनफी और शाफी क्या है? हनफी और शाफी जो है फ्रेंड्स, ये इस्लाम के इस्लामिक परंपरा के अंदर में सेक्ट है, या फिर आप कह सकते हो उनके पंथ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इस तरीके से इस्लामिक स्कूल्स ऑफ लॉ बोला जाता है। इस्लाम धर्म अलग अलग पंथों में बटा हुआ है, शिया, सुन्नी, वहाबी। तो सुन्नी जो पंथ है, उसके ये और सब क्लासिफिकेशन है, हनफी, शाफी, हनबली वगैरह, ठीक है। तो ये इस्लामिक स्कूल्स ऑफ लॉ या इस्लाम की ब्रांचेस है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सुन्नी सेक्ट जो है, वैसे इस्लाम और भी पंथों में बटा हुआ है, ठीक है, सुन्नी, वहाबी, शिया वगैरह, ठीक है। तो सुन्नी में हनबली, शाफी, हनफी, मालिकी, ये सब जो है आपके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी पर आधारित जो है आप लोगों के फ्रेंड टॉप 500 क्वेश्चन जो है नई एनसीईआरटी पर आधारित, ये याद रखना है आप लोगों ने। नई वाली एनसीईआरटी पर आधारित जो है 500 प्रश्न आप लोगों को करवाने वाले हैं, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। जितना ज्यादा आप लोगों का जो है फ्रेंड्स योगदान रहेगा, जितना ज्यादा आप लोग यहाँ पर में अपना अपना जो है कंट्रीब्यूशन देते रहोगे, उतना जल्दी आप लोगों के लिए मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, किस शिलालेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख है? 12 क्वेश्चन बचे, फिर उसके बाद में आपको टेस्ट देना है, तो सभी बच्चे पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, किस शिलालेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख है? चोल जो है फ्रेंड्स, ये दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर में शासन किया करते थे। उनका उत्तरा मेरूर नाम की एक जगह पे हमको शिलालेख मिला है, मतलब ऐसे पत्थर पे लिखा हुआ मिला है हमको। उसमें पता चलता है कि वो लोग जो है ग्रामीण प्रशासन चलाते थे, अच्छे से ग्राम प्रशासन चलाते थे। तो ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है उत्तरा मेरूर नाम की जगह पे। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तरा मेरूर नाम की जगह पे। ये उत्तरा मेरूर जो है आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर में मिलेगा, ये याद रखना आप लोगों ने। ये इस तरीके से पत्थर है, ये ओरिजिनल पत्थर है, ये जो उत्तरा मेरूर में हमको मिला है, ठीक है। चिंगलपुट नाम का एक जिला है तमिलनाडु में, वहां पर में एक जगह है उत्तरा मेरूर। वहां एक दीवार पे ऐसा पत्थर मिला है जिसमें हमको बताया गया कि कैसे कैसे उनका प्रशासन चलता था, ठीक है। बेरिंग जलडमरू मध्य कौन से दो महासागरों को जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य, जल्दी बताइए आप लोग। 967 लाइक्स हो चुके हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको सेशंस मिलते रहे। ठीक है सर, लंगूर और बंदर वाली शॉर्ट्स वेरी नाइस। अच्छा चलो, आप लोगों ने शॉर्ट्स भी देखा है तो टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर जो शॉर्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उनको भी अच्छे से देखा कीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को जो फनी वे में और छोटे छोटे वीडियोस में जो जानकारी मिलती है वो भी आप लोग अच्छे से देख सके। तो बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को, ठीक है, जो ऊपर में है हमारा उत्तरी इसमें, और जो है हमारा प्रशांत महासागर जो है उसको जोड़ता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आप लोग देखोगे इस तरीके से तो यहाँ पर में है आप लोगों का ऊपर में बेरिंग जल डमरू आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है, और यहाँ पर में प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, उन दोनों को यहाँ पर में जोड़ता है ये इस तरीके से बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग स्ट्रेट का मतलब ही होता है दो बड़े बड़े पानी के स्रोतों को जोड़ने वाला एक छोटा सा पानी का झरा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला। जल्दी जल्दी से करेंगे, टेस्ट कहाँ मिलेंगी कैसे मिलेंगी सब बताऊंगा मैं अभी आपको, केवल 10 क्वेश्चन बचे हुए, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते जाइए सभी लोग। 1770 में एक टेरिबल फेमाइन आया था, ठीक है, क्या आया था एक ऐसा कोई फेमाइन या अकाल आया था भारत में जिसमें 1 करोड़ लोगों की जान चली गई थी, 10 मिलियन लोगों की। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, कल ही आपको बताया कि 1770 में, ठीक है, एक बड़ा अकाल आया था जिसमें कितने लोगों की 1 करोड़ या जिसको 10 मिलियन बोला जा सकता है उनमें जान चली गई थी। ये 1/3 था पूरे के पूरे जनसंख्या का, 1/3 था। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो फ्रेंड्स के हालत हो जाती थी लोगों की, खाने के लिए नहीं रहता था पूरा का पूरा। और इसमें आप सोचिए कि कभी एक बच्चा मर गया, फिर अगले दिन कोई और मर गया, तीसरे दिन कोई मर गया, क्या हाल होता होगा उस परिवार का, आप खुद सोच के देखिए। ठीक है, तो 1770 में अकाल आया था बंगाल के अंदर में, 1 करोड़ मतलब कि 10 मिलियन लोगों की जान चली गई, और ये लगभग 1/3 आबादी को समाप्त कर गया था। पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहा जाता है, 41वें नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 977 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 33 बचे, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। ओके, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि हर एक यूनिट एरिया में 1 किलोमीटर का ऐसा डब्बा बना दे तो उसमें कितने लोग रहते हैं। ठीक है, वो आपका होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। बी इज द आंसर, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। 1 किलोमीटर का डब्बा बना दे तो उसमें कितने लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज। हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, केवीएस की पीआरटी के अंदर में क्वेश्चन आया था 2018 में। तो हमारे भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है फ्रेंड्स वो है 382। ठीक है, मतलब हर 1 किलोमीटर के डब्बे में हम 382 लोगों को रख सकते हैं हमारे भारत के अंदर में, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपकी तरफ में आगे बढ़ते, पेरियार, घासीदास, केशव चंद्र सेन और हेनरी डिरोजियो। आंसर करिए जल्दी जल्दी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के सीडीपी के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि इतना कम रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि कई सारे जगह पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दी जा रही है सारी चीजों की, बहुत बढ़िया तरीके से जो एकदम आपके दिमाग में बस जाए, याद करने की रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली अपने मन से आंसर लगा सके, सही आंसर लगा सके। तो मैं आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स सीडीपी की भी कुछ मैराथन्स लेने वाला हूँ, जिसके अंदर में आपका सीडीपी के साथ में आपकी जो पेडागोजीज है वो भी क्लियर हो जाएंगी। इवन आपका DSSB में अगर आपका पीआरटी देने का मन हो कभी तो आप उसको भी क्लियर कर सकोगे, इतना हम लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेरियार जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। ये DSSB के एग्जाम के अंदर में, बीपीएससी के एग्जाम में, सुपरटेट के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, घासीदास जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, सतनामी आंदोलन शुरू किया था दक्षिण भारत के अंदर में। तो एक ही जोड़ी लगेंगी 4 के साथ में, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी की जोड़ी अच्छा, ए की जोड़ी लगेंगी आपकी 3 के साथ में, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, और बी की जोड़ी जो है वो 4 के साथ में लगेंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं दिया हुआ है दोनों जगह पे। डी, हेनरी विवियन डिरोजियो, ये याद रखना है आप लोगों ने, यंग बंगाल आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, ये भी क्वेश्चन आया था आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। हेनरी विवियन डिरोजियो, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, तो डी की जोड़ी लगने वाली है 2 के साथ में, तो आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आंसर जो है फ्रेंड्स ये ए बी सी डी जो है इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। अगर आपने सही आंसर लगाया है आपके हिसाब से तो आप इसको आंसर को गिन लीजिए, अपने अपने खाते में गिन लीजिए आप लोग उसको। ठीक है, तो ये चीज थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों से एक चीज पूछा था, रामकृष्ण मिशन याद आ रहा है आप लोगों को, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग अब कर दीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 के अंदर में। ठीक है, ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने, आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, चलिए, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डिरोजियो। अच्छा, पेरियार के नाम से किसको जाना जाता था, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ईवी रामास्वामी नाइकर जो थे ना, रामास्वामी नाइकर, उनको ही पेरियार के नाम से जाना जाता था।
इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था। चलो नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रोजा पार्क द्वारा बस से अपनी सीट देने से मना करना। आपको पता है ना, रोजा पार्क ने क्या किया था, जो है वो सीट देने से मना कर दिया था। ऐसी सीट पर बैठी थी जो गोरे लोगों के लिए आरक्षित थी, वो सीट देने से मना कर दिया था। तो उस वजह से, उस घटना की वजह से बाद में जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। 991 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, सभी लोग झूम कर लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे हर एक बच्चा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जेंडर राइट, ठीक है, क्या लड़कों लड़कियों का वाला मूवमेंट चालू हुआ, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक स्पेस मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट, व्हाइट वुमेन जस्टिस मूवमेंट। ठीक है, क्या हुआ, व्हाइट वुमेन जस्टिस मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट चालू हुआ था, नागरिक अधिकार आंदोलन की हर नागरिक को समान अधिकार होना चाहिए करके। तो सिविल राइट मूवमेंट जो है फ्रेंड चालू हुआ ये रोजा पार्क के इस घटना की वजह से। ठीक है, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, रोजा पार्क के इस घटना की वजह से ये सारी की सारी चीज जो चीजें थी वो स्टार्ट हुई थी। ओके, चलिए ना फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का 44वें नंबर का, बहुत कम क्वेश्चंस बचे हुए हमारे, जल्दी से, फिर उसके बाद में आप लोगों की टेस्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोर, मेंटल और क्रस्ट पृथ्वी के आंतरिक भाग की तीन प्रमुख संरचनाएं हैं। देखिए हमारी पृथ्वी जो है उसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली लेयर को जो है आप लोग क्या बोलते हो, क्रस्ट बोलते हो, क्रस्ट मतलब परपटी। फिर बीच वाला जो है उसको बोला जाता है मेंटल, और सबसे अंदर वाला जो है उसको बोला जाता है कोर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि तीन भागों में बांट सकते हैं। क्रस्ट सबसे निचली परत है, गलत, निचली नहीं, सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी सबसे ऊपर वाली परत है, निचली नहीं है, सबसे ऊपरी परत है ये क्रस्ट। मैंने अभी आपको बताया ना, ये परपटी है जिसको क्रस्ट आप लोग बोलते हो, क्रस्ट, ये सबसे ऊपर वाली परत है, सबसे ऊपर वाली परत आपकी। तो आंसर जो है यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या पूछा है, कौन सा वाला सही है, करेक्ट वाला पूछा है ना, तो आपका केवल पहला वाला सही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको क्रस्ट बोला जाता है, परपटी बोलते हैं, बीच वाली परत को जो है मेंटल बोला जाता है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं क्रोड या फिर कोर। ठीक है, ये याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो तीन परत, और कौन कौन सी, वो तीन परत को जो है लाइन से लगाने वाला भी क्वेश्चन आता है कि लाइन से लगाइए करके। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। नाउ फ्रेंड्स देखिए, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में छोटी घास वाली घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र किसको कहेंगे आप लोग। देखो ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, यहां पर मैं आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, यहां पर में है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और यहां पर में है 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना आपका 23.5 से 66.5 डिग्री वाला, इसको मध्य अक्षांशीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग मिड लैटिट्यूड जोन, मिड लैटिट्यूड, क्योंकि ये बी सबसे ऊपर वाले और ये वाले के बीच में है। ठीक है, इसी वजह से मध्य अक्षांशीय क्षेत्र बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को आप लोग जो है टेम्परेट जोन भी कहते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र। तो वहां के घास के मैदानों को क्या कहा जाएगा, शीतोष्ण घास के मैदान, क्योंकि इस क्षेत्र को ही कहा जाता है आपका शीतोष्ण क्षेत्र, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाले क्षेत्र को जो है फ्रेंड्स आप लोग शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। इसी वजह से यहाँ के घास के मैदान को टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आ सकता है आप लोगों के। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड कहा जाता है इसको, क्योंकि टेम्परेट क्षेत्र में पाए जाते हैं ये, शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर में। 999 लाइक्स हो चुके हैं, 1 लाइक दूर है हम लोग 1000 से। ओके, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये याद रखना है, टेम्परेट ग्रासलैंड कहलाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड वाला। ठीक है, मध्य अक्षांशीय, ऊपर में भी और नीचे में भी, 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक भी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं धोलावीरा के बारे में कथन दिए गए, आप लोगों को बताना है। धोलावीरा के बारे में देखिए फ्रेंड्स, धोलावीरा जो है वो रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट में स्थित है। यह शहर दो भागों में विभाजित था। ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने, दो भागों में विभाजित था। यह हड़प्पा लिपि सफेद पत्थर और शायद लकड़ी पर खुदा हुआ पाया गया है। तो दोनों में से सही क्या है। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये दो भागों में नहीं, कितने भाग में पाया गया है आप लोग बताइए। ये बहुत सारे एग्जाम में आया, धोलावीरा गुजरात में है, रण ऑफ कच्छ में। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स कि ये आप लोगों का दो नहीं बल्कि तीन भाग में पाया गया है, तीन भाग में विभाजित हुआ करता था। ठीक है, तीन भागों के अंदर में। हड़प्पा लिपि बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर में मिलती है, सफेद पत्थर और लकड़ियों पर खुदी हुई होती थी बड़े बड़े अक्षरों में। अदरवाइज बाकी जगहों पे जो मिली है वो छोटी छोटी मिली है, तो ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2। आपसे सही वाला पूछा है ना, एक बार ये देख लीजिए आप लोग, करेक्ट वाला पूछा है तो सही बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो धोलावीरा तीन भागों में विभाजित था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये आपका।
ओके, कौन से राज्य में है? गुजरात के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर में मिलने वाली चीजों में हड़प्पा लिपि के वे बड़े बड़े अक्षर शामिल हैं, जो इस तरीके से जो है सफेद पत्थरों से या लकड़ी के अंदर में उनको जो है गो खुदा हुआ था, लकड़ियों के अंदर में उनको फिट कर दिया गया था, लकड़ी में काट के बड़े बड़े अक्षरों में। चलिए, सूरत की हुंडी से क्या तात्पर्य है, जो इजिप्ट और इराक इतने दूर दूर तक फेमस थी? सूरत की हुंडी क्या मतलब है इसका? बताइए, सूरत की हुंडी से क्या तात्पर्य है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया, आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और भी सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आए जाए, बड़े बड़े सेशंस, तो प्लीज एक एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हर बच्चा जो चाहता है कि इतने बड़े बड़े सेशंस में आपके लिए 50-50 क्वेश्चंस करके सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, ठीक है, और ऐसे ही टेस्ट भी लेता रहूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको। थैंक यू वेरी मच क्यूट पपी जी। तो ये एक नोट होता था फ्रेंड्स, एक आपकी रिसिप्ट टाइप की होती थी, जिसके अंदर में जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है वो उल्लेखित होता था। जैसे आप बैंक में जाते हो तो आपने जितना भी पैसा दिया है बैंक वालों को, वो एक स्लिप पर देते हैं ना लिखकर, ठीक है। तो ये उसी प्रकार का कुछ होता था। अब इसकी वैल्यू इतनी थी कि अगर कोई सूरत की हुंडी आपके पास में है, तो आप इसको गिरवी रखकर किसी व्यापारी से माल उधार ले सकते थे। फिर जब आप उसको पैसा दे दोगे तो आपकी हुंडी आपको वापस मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आप अपनी हुंडी ले जाकर वापस से जाओगे बैंक के पास या काठियावाड़ी सेठ के पास, महाजन लोगों के पास में, फिर आप अपना पैसा वापस निकाल लोगे। तो अगर आपने कहीं पैसा जमा किया है तो आपको इस तरह की हुंडी मिलती थी, जिसको रिसिप्ट बोल सकते हो आप सिंपल भाषा में, ठीक है। बहुत ही सस्ते में है अरुण शर्मा जी। आप नीचे में जो नंबर चल रहा है ना, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े हुए रहेंगे, जितने भी बच्चों ने टीचिंग परीक्षा के साथ में चाहे फ्री में चाहे जो है कोर्स में पढ़ाई की होंगी, ठीक है, उन लोगों को आने वाली जो आप लोगों की एग्जाम्स रहेंगी, DSSS हो, चाहे KVS हो, AWS हो, चंडीगढ़ की एग्जाम हो, BPSC TRE हो, हर किसी एग्जाम के अंदर में आपको विशेष छूट, विशेष जो है आप लोगों को जो है फ्रेंड्स डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो जनपद के स्थानों पर पाए जाने वाले बर्तन कौन से रंग के होते थे? जल्दी बताइए आप लोग। जनपद के अंदर में जो विशेष प्रकार के बर्तन पाए जाते थे वो कौन से रंग के होते थे? 1000 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। मैं उस दिन का इंतजार करो जिस दिन 2000 बच्चे जो है वो लाइव रहेंगे हमारे साथ में। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप सभी लोगों ने जो है जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर देना है। अगर आपको लगता है कि पूरे 50 क्वेश्चन में एनर्जेटिक तरीके से आपको पढ़ाया गया है। जनपद के स्थानों पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के बर्तन जो है धूसर रंग के होते थे, ठीक है। पेंटेड ग्रेवेयर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो बर्तन ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। पेंटेड ग्रेवेयर होते थे जनपद काल में। आज से करीब 3000 साल पहले हमारे भारत में छोटे छोटे राज्य होते थे, उनको जनपद कहा जाता था। उस समय काल में आज से करीब 3000 साल पहले इस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। पेंटेड ग्रेवेयर, धूसर रंग के पात्र इनको बोला जाता था, धूसर रंग के पात्र, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इनमें से, ठीक है, 49 नंबर का क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा समुद्री क्रस्ट बनाते हैं? समुद्री क्रस्ट, आपको ट्रिक बताया था मैंने इसकी। चलिए, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, इनमें से किस चीज से जो है वो क्रस्ट बनती है? देखो, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को आप क्रस्ट कहते हो। पृथ्वी की सबसे ऊपरी क्रस्ट परत को क्रस्ट या परपटी कहते हो। अभी हम क्रस्ट पर खड़े हैं। वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है महाद्वीपीय परपटी जिस पर हम लोग खड़े हैं, और एक होती है महासागरीय परपटी जो महासागर के नीचे में होती है, ठीक है, समुद्र के नीचे में। तो समुद्र के अंदर में मैंने आपको बताया था सियाल और सीमा, सियाल और सीमा, ये दो चीज। तो सीमा लड़की का चक्कर बाबू भैया डुबा देंगी, ठीक है। तो सिलिका और मैग्नीशियम ये समुद्र के अंदर में, समुद्र के नीचे की परत है। तो पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का सही था यहाँ पर में? केवल 53% लोगों ने, यार कितना बढ़िया तरीके से। और ऐसा ही क्वेश्चन DSSS में आ चुका है ऑलरेडी आप लोगों का। तो मैग्नीशियम और सिलिका, या सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा आप लोग बोल सकते हो। अगर चलो मैंने आप लोगों से बोला कि महाद्वीपीय परपटी किससे बनी है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे? जल्दी बताओ आप लोग। महाद्वीपीय परपटी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये समुद्री क्रस्ट था ना। महाद्वीपीय परपटी, सभी लोग कमेंट में आंसर कर देंगे। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। कमेंट में आंसर कर दीजिए कि कितने कौन कौन सी चीज से बना है आपका, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को आप क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। वो केवल 1% बनाती है हमारे पूरे पृथ्वी का, वो भी दो भागों में विभाजित है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। कंटिनेंटल क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, और ओशियनिक क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। अच्छा, मोटा कौन है दोनों में से?
लड़के को आप मोटा बोल सकते हो, लड़की को मोटा बोल सकते हो क्या, सीमा को मोटा बोल सकते हैं क्या आप, नहीं। ठीक है, तो ओशियनिक क्रस्ट पतली है 5 किलोमीटर की केवल उसकी मोटाई, एवरेज मोटाई, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर है ऑन एन एवरेज। ये भी आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या पता कल ही मैं आप लोगों के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन बना दूं जिसके अंदर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपको याद करवाने के लिए ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी, बिल्कुल जेटेड के लिए भी आएगा ये काम आपके बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये आपका 49वें नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब आता है 50वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसका इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में देगा जल्दी जल्दी से। 1050 लाइक से ज्यादा आपने कर दिए फ्रेंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर में एक एक बच्चा एक एक जगह पे तो भी शेयर कर देगा ना, अगर लास्ट क्वेश्चन तक भी, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार पूरा का पूरा जो है आप लोगों ने इसकी जो है गुरु दक्षिणा दे दी है, और मैं आगे में भी आप लोगों के लिए ऐसे बड़े बड़े सेशन लूंगा। 130 प्लस चाहिए, बिल्कुल 130 प्लस चाहिए, तो इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए। और मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द पूरा का पूरा पेडागोजी का भी एक सेशन लेकर आने वाला हूँ, जिसमें एसएसटी पेडागोजी हम लोग पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिजों की विशेषता नहीं है, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, मतलब वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते, मतलब नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, तो बिल्कुल सही बात है ये तो। इनका एक केमिकल कंपोजिशन होता है, हर किसी का एक केमिकल कंपोजिशन होगा, कोई ना कोई उनकी रासायनिक संगठन होगा, किसी न किसी तत्व से, ठीक है, वो बने हुए होंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये अनइवन है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ऐसा नहीं है ना कि हर जगह पे भगवान ने हर जगह पे जो है बराबर मिनरल डाले हुए। मैं अपने घर के नीचे खोदूंगा या ऑफिस के नीचे खोदूंगा तो वहां पर मुझे तेल का कुएं मिल जाएंगे, वल्ला हबीबी वल्ला वल्ला, तेल निकल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, नहीं। तो ये जो मिनरल्स है वो अलग अलग जगह पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। सही है, ये इनएग्जॉस्टेबल है, ये गलत बात है भाई, ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप लोगों से जो गलत वाला पूछा था, तो आंसर ये हो जाएगा आपका कि वो असीमित है, असीमित नहीं है, वो सीमित है। ठीक है, खत्म हो जाएंगे अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो। ठीक है, तो असीमित है ये बोलना गलत है आप लोगों का। तो खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, सही बात है। इसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, नमक ग्रेफाइट, इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में कोई भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स डिपॉजिट नहीं मिलता, मिनरल डिपॉजिट आपको नहीं मिलता है, कोई भी ज्ञात निक्षेप वहां पर में नहीं है। अब आप लोगों को देखिए कि कैसे आप लोग जो है फ्रेंड दे सकते हो। ठीक है, आप लोग किस प्रकार से जो है अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए हर एक बच्चे को। ठीक है, ये टेस्ट आप लोगों के लिए ओपन है आज के लिए। आप लोग जो है क्या करोगे, आप टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन में जाओगे, हर एक बच्चा टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन आपके पास में होगा, नहीं है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर में। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को, ठीक है, जो है आप यहाँ पर में देखिए कि किस प्रकार से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर में फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। फ्री कंटेंट में जाओगे, ऊपर में ही सबसे ऊपर में आप लोगों को मिल जाएंगी आपकी टेस्ट, यहाँ पर में आप लोगों को आपकी टेस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पर में ये आप लोगों का टीचिंग परीक्षा का ऐप है जो आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में ये फ्रंट पेज पर हो, आप होम पेज के ऊपर में सबसे पहले पेज पर। ठीक है, जैसे ही आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, फ्रंट पेज पर आते हो, नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फ्री कंटेंट में जाना है आपने। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री कंटेंट वो ढूंढना है आपने, वहां पर में जाओगे और सबसे पहला ही आप लोगों को फोल्डर मिलेगा, वहां पर में आपको टेस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब अगर हम लोग इसमें देखें तो देखिए आप लोगों का ये ऐप है, आप फ्रंट पेज में गए, ये आपका पहला ही पेज है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन का। नवरात्रि पर स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, अगर आप लोग चाहते हो कि किसी भी कोर्स में एनरोल होना तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इसमें नीचे जाना है और ये फ्री कंटेंट ढूंढना है आपने। फ्रंट पेज पर ही मिलेगा आपको फ्री कंटेंट, इसमें जाना है और इसमें सबसे पहला ही फोल्डर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, सीटेट पेपर 2 एसएसटी टॉप 50 क्वेश्चंस, जो आज की तारीख के साथ में लिखा हुआ होगा, इसमें जाकर इस टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये जाइए आप लोग। अभी मिल गया होगा, नो कंटेंट अवेलेबल नहीं, ऐसा नहीं है निकिता कुमारी जी, डाल दिया गया, आप खुद देख सकते हो, ये टेस्ट आपको दिख रहा है कंटेंट वहां पर में। एक बार जो है ऐप को बंद करके स्टार्ट करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी लोग देने भी लगे हैं टेस्ट यहाँ पर में। और ऑल द बेस्ट। कल मैं आप लोगों की जो है कितने बच्चों ने कितना जो टॉप 20 बच्चे हैं उन्होंने कितना स्कोर किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने शेयर कर दिया है उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को और भी जो है मिलते रहे। जबरदस्त सेशन, 47 आउट ऑफ 50, बहुत बढ़िया। नीलोफर फूड्स एंड ब्लॉग्स जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोग भी अपना अपना स्कोर बताते जाएंगे फ्रेंड्स कि आपको 50 में से कितना स्कोर आया आपका। ठीक है,
ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। टेस्ट जरूर दीजिए, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ भी सकते हैं फ्रेंड्स। नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, बहुत सारे कोर्सेस है आप लोगों के लिए अवेलेबल, उन सभी कोर्सेस में से आप लोग कोई भी एक कोर्स अपने लिए चुन सकते हो। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच। दीपाली मैम की क्लास भी है सीडीबी की, वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अभी सीडीबी की क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू जी, मेहताब आलम जी, थैंक यू वेरी मच। आज 12 बजे तक आप लोग दे सकते हो टेस्ट, 12 बजे तक ओपन है टेस्ट, आप लोग दे सकते हो। ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए अभी।